नमस्कार। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना उडुपी डिस्ट्रिक्ट और मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। वीडियो के इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे उडुपी के कुछ खास टूरिस्ट प्लेसेस जैसे बीचेस एंड टेम्पल्स। कर्नाटक के उडुपी से 6 किलोमीटर दूर एक शहर है मालपे। यहाँ मालपे रिवर अरेबियन सी से मिलती है। मालपे नदी के मुहाने पर मछली पकड़ने का एक प्रमुख बंदरगाह है। मालपे शहर के मुख्य निवासी मोगावीरा फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं। मोगावीरा का अर्थ है एक वॉरियर जो किंगडम्स के डिमोलिशन के बाद नदियों और समुद्र के किनारों पर ही रह गया और मछली पकड़ने के अपने पारंपरिक व्यवसाय को जारी रखा। मालपे बीच छुट्टियां बिताने और पिकनिक के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। यह भारत का पहला बीच है जहां आपको 24 घंटे वाईफाई की सेवा मिलेगी। यह बीच रॉकी आइलैंड्स से घिरा हुआ है। पर्यटन के लिहाज से यह काफी महत्व रखता है। उडुपी आने वाले अधिकांश टूरिस्ट इस समुद्री तट पर आना ज्यादा पसंद करते हैं। एक रिफ्रेशिंग यात्रा और हैपनिंग्स वाले बीच के लिए आप इस स्थल का चुनाव कर सकते हैं। विभिन्न किस्मों की वाटर एक्टिविटी के साथ साथ यहाँ पैरासेलिंग भी कराई जाती है। यहाँ आने का सबसे सही समय अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का है। सेंट मैरी आइलैंड मालपे बीच से करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर यह एक आकर्षक आइलैंड है जिसे कोकोनट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह आइलैंड अरेबियन सी से निकले 4 छोटे आइलैंड्स का एक समूह है। इस सेंट मैरी आइलैंड की गिनती कर्नाटक के चुनिंदा जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट में भी होती है। यह एक महत्वपूर्ण जियो टूरिज्म स्थल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि करोड़ों साल पहले भारत और अफ्रीका जुड़े हुए थे, फिर धीरे धीरे अलग होना शुरू हुए। आज जहां मेडागास्कर है, भारत वहीं से अफ्रीका से अलग हुआ था। अलग होने की इस प्रक्रिया में भी करोड़ों साल लगे थे। इस दौरान भारत यानी गोंडवाना लैंड में अनगिनत ज्वालामुखी विस्फोट हुए। बहुत सारा लावा निकला और गोंडवाना लैंड में फैल गया। फिर जब वो लावा सूखा तो उसने डेक्कन ट्रैप्स और वेस्टर्न घाट्स का निर्माण किया। इस घटना को थोड़े डिटेल में मैंने गिरनार माउंटेन वाले वीडियो में बताया है। यहाँ आई बटन पर क्लिक कर आप उसे देख सकते हैं। अब हुआ ये कि इन आइलैंड्स पर उस लावे की बड़ी विचित्र फॉर्मेशन बन गई। जैसे तालाब सूखने पर पहले कीचड़ बनता है, फिर कीचड़ के सूख जाने पर मिट्टी में दरारें आ जाती हैं और एक शेप बन जाती है। उसी तरह लावा सूखने पर यहाँ भी चट्टानों की हेक्सागोनल शेप बन गई। यहाँ ऊंचे ऊंचे कॉलम बन गए जो हैं तो एक दूसरे से अलग लेकिन साथ चिपके हुए हैं। इसलिए यह स्थान भारत के नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स में से एक है। जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स वैसे ज्योग्राफिकल एरियाज को कहा जाता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस और हेरिटेज के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं और जिसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई उनके मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन, प्रमोशन और एनहांसमेंट को जियो टूरिज्म के लिए नोटिफाई करती है। भारत में ऐसे कुल 34 नोटिफाइड नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज माउंटेन साइट्स हैं जिनकी देखभाल रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। कर्नाटक में ऐसे 4 जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट साइट्स हैं जबकि सबसे ज्यादा राजस्थान में है, कुल 12। माना जाता है इस सेंट मैरी आइलैंड की खोज वास्को डी गामा ने की थी। यहाँ सेंट मैरी आइलैंड और भादरगढ़ आइलैंड के साथ साथ एक सी वॉकवे भी है। मरवंते बीच उडुपी से करीब 40 किलोमीटर दूरी पर एक शहर है कुंदापुर। यह जगह मशहूर है मरवंते बीच के लिए। वेस्ट की ओर दिखेगा विशाल अरेबियन सी और ईस्ट की ओर अरेबियन सी से मिलने दूर से आती सुपर्णिका नदी और आप NH66 पर चले जा रहे हैं। ऐसा शानदार दृश्य भारत में अपनी तरह का इकलौता दृश्य माना जाता है, पर कोस्टल कर्नाटका में यह एक कॉमन फीचर है। मुरुदेश्वर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल तहसील में स्थित एक कस्बा है। मुरुदेश्वर में मैंगलोर मुंबई कोंकण रेलवे मार्ग का एक रेलवे स्टेशन भी है। इस स्थान का नाम भगवान शिव के नाम पर पड़ा है। यह स्थान अरेबियन सी के तट पर मैंगलोर से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस स्थान के पौराणिक महत्व को जानने और उसकी सुंदरता को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। मुरुदेश्वर मंदिर, भगवान शिव की मूर्ति। भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा जो दूर से ही दिखाई देती है मंदिर कैंपस में मौजूद है। यह दुनिया में भगवान शिव की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा
नेपाल में है, जिसे कैलाशनाथ महादेव प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। स्टैचू की ऊंचाई 123 फीट यानी 37 मीटर है और इसके निर्माण में लगभग 2 साल लगे थे। मूर्ति का निर्माण शिवमोगा के काशीनाथ और अन्य मूर्तिकारों द्वारा किया गया था, जो एक व्यवसायी और परोपकारी डॉक्टर RN शेट्टी ने लगभग 50 मिलियन की लागत से करवाया था। मंदिर के आगे एक गोपुरम भी है। गोपुरम एक मॉन्यूमेंटल एंट्रेंस टावर को कहते हैं, जो आमतौर पर तमिलनाडु के द्रविड़ वास्तुकला में मंदिर के प्रवेश द्वार पर होता है। दक्षिण भारत के राज्य केरल, कर्नाटक, तेलंगाना में भी ये पाए जाते हैं। एंशिएंट एंड अर्ली मेडाइवल मंदिरों में छोटे गोपुरम होते थे, जबकि बाद के मंदिरों में द्रविड़ शैली के मंदिरों की ये प्रमुख विशेषता हो गई थी। गोपुरम सबसे पहले पल्लव राजाओं ने बनवाया था, तब इसे विमानम कहा जाता था। उत्तर भारत में ऐसे स्ट्रक्चर को शिखर कहा जाता था। 12th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच पांड्या, नायक, विजयनगर युग के दौरान जब हिंदू मंदिर तेजी से शहरी जीवन का केंद्र बन रहे थे, तो ये एंट्रेंस गेट मंदिर के बाहरी स्वरूप की एक प्रमुख विशेषता बन गया। गोपुरम के विशाल आकार मंदिर के गर्भगृह पर हावी होते गए। अक्सर मंदिर में एक से अधिक गोपुरम होते थे। तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम में 21 गोपुरम है, जिसमें राज गोपुरम 239.5 फुट यानी 73 मीटर ऊंचा है। मुरुदेश्वर मंदिर में 20 स्टोरीड यानी 249 फीट यानी 76 मीटर का एक गोपुरम है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम माना जाता है और जिसके अंदर एक लिफ्ट भी है, जो 18th फ्लोर तक लोगों को ले जाती और ले आती है। उडुपी श्री कृष्ण मठ। यह मठ भारत के कर्नाटक राज्य के उडुपी शहर में स्थित भगवान श्री कृष्ण और द्वैत मठ को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। मठ रहने के लिए बने एक आश्रम जैसा है। श्री कृष्ण मठ के आसपास कई मंदिर हैं। सबसे अधिक प्राचीन मंदिर 1500 ईयर्स पुराना है और लकड़ी और पत्थर से बना है। कृष्ण मठ को 13th सेंचुरी में वैष्णव संत श्री मध्वाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। वे द्वैत वेदांत संप्रदाय के संस्थापक थे। ये द्वैत वेदांत क्या है? उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को कहते हैं, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। इन जनरल कर्मकांड और उपासना का वर्णन मुख्यतः मंत्रों में होता है और ज्ञान का विवेचन उपनिषदों में। वेदांत की 3 शाखाएं जो सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, वे हैं अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत और तीसरा ये द्वैत वेदांत। द्वैत मीन्स 2। दर्शन अथवा धर्म में इसका अर्थ पूजा अर्चना से लिया जाता है, जिसके अनुसार प्रार्थना करने वाला और सुनने वाला 2 अलग अलग रूप हैं। इन दोनों की मिश्रित रचना को द्वैतवाद कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। मध्वाचार्य भारत के भक्ति आंदोलन के समय के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिकों में से एक थे। इनका जन्म दक्षिण कन्नड़ जिले के उडुपी शिवल्ली नामक स्थान के पास पाजक नामक के गांव में 1238 में हुआ था। देश के विभिन्न भागों में इन्होंने अपने अनुयायी बनाए। उडुपी में श्री कृष्ण मंदिर का स्थापना किया, जो उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थान बन गया। यज्ञों में पशु बलि बंद कराने का सामाजिक सुधार इन्हीं की देन है। द्वैतवाद के अनुसार संपूर्ण सृष्टि के अंतिम सत्य 2 हैं। इसका एकत्ववाद और अद्वैतवाद के सिद्धांत से मतभेद है, जो केवल एक ही सत्य की बात स्वीकारता है। इस मत के अनुयायी संपूर्ण भारत में मिलते हैं, परंतु महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा गोवा से लेकर कर्नाटक के पश्चिमी तट में इनकी संख्या काफी अधिक है। इनके 11 मठों में से 8 मठ कर्नाटक में ही हैं। आधुनिक काल में जो प्रमुख वेदांती हुए हैं, उनमें रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद स्वामी करपात्री और रमन महर्षि उल्लेखनीय हैं। ये आधुनिक विचारक अद्वैत सिद्धांत शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे वेदांतों के प्रवर्तकों ने भी अपने विचारों को भारत में भली भांति प्रचारित किया है, परंतु भारत के बाहर उन्हें बहुत कम जाना जाता है। अष्टमठ को छोड़कर अन्य सभी मठ श्री पद्मनाभ तीर्थ द्वारा स्थापित किए गए थे, इसलिए पद्मनाभ तीर्थ के शिष्यों को भगवान उडुपी श्री कृष्ण मंदिर की पूजा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मंदिर अष्टमठों के नेतृत्व में है और अष्टमठों द्वारा शासित भी है।
दैनिक सेवाओं जैसे भगवान को चढ़ावा तथा कृष्ण मठ के संचालन का प्रबंध अष्ट मठों के 8 मंदिरों द्वारा किया जाता है। अष्ट मठों में से प्रत्येक एक साइक्लिकल वे में 2 साल के लिए मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ये 8 मठ हैं: पेजावरा मठ, पुटिगे मठ, पलीमारू मठ, अडामारू मठ, सोढ़े मठ, कनियूरू मठ, सिरियूर मठ और कृष्णापुरा मठ। हर 2 साल में आयोजित होने वाले पर्याया त्योहार के दौरान मंदिर का प्रबंधन अगले मठ को सौंप दिया जाता है। प्रत्येक मठ की अध्यक्षता एक स्वामी द्वारा की जाती है जो मंदिर का प्रभारी होता है। तो ये थी कर्नाटका स्थित उडुपी की बातें। आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।